आप भूले तो नहीं, 8 नवंबर 2016, 8 नवंबर 2016, टाइमिंग रात के 8 बजे। क्या? पीएम का घोषणा। अब इन सारी बातों से कुछ कनेक्ट हो रहा है, इन सारी बातों से जो कनेक्ट हो रहा है वो है नोटबंदी। अब ये नोटबंदी 2016 का नोटबंदी 2023 में जिन बनकर क्यों उभरा, यानी 2022 के अंत में अक्टूबर नवंबर में जो सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में चल रही थी संविधान पीठ के समक्ष, उसमें कई तीखे सवाल पूछे गए थे। सरकार से ये पूछा गया था, सरकार की ओर से इसे अकादमिक मामला बताया गया था कि इससे कोर्ट का समय जाया होगा, जबकि कोर्ट में जो कुल 58 केस इससे नोटबंदी से रिलेटेड थे और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने एक नैरेटिव भी सेट किया था सुनवाई के दौरान कि कैसे सरकार से गलती हुई और सरकार ने जो सोचा उसका क्या फ़ायदा होना चाहिए या नहीं हुआ। इस पर कोर्ट में काफ़ी बहस हुई और अंततः जो फैसला आया वो फैसला आया 2 जनवरी 2023 को, जिसमें 4-1 से यह निर्णय आया कि सरकार द्वारा जो नोटबंदी पर लिया गया फैसला था वो सही था। चलिए, तो यहाँ नोटबंदी की बात आई, वो बंदी, नोटबंदी, ठीक है। नोटबंदी की बात आई तो नोटबंदी की घोषणा 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? प्रधानमंत्री ने कहा था कि आज से जो बड़े मूल्य के, जो ज़्यादा वैल्यू के नोट है, यानी 500 और 1000 रुपये के, ये 500 रुपये के और 1000 रुपये के जो उस समय चलते थे 2016, ये दोनों नोट नहीं चलेंगे। कब से? तो रात 8 बजे जो घोषणा हुई 8 नवंबर 2016 की बात मैं कर रहा हूँ। तो इस घोषणा के बाद क्या हुआ कि घोषणा के समय प्रधानमंत्री ने कहा था कि इसके 5 ऐसे एस्पेक्ट्स हैं, मतलब 5 पॉइंट हैं जिस पर गौर करते हुए इस नोटबंदी की घोषणा की गई थी। नोटबंदी का प्रभाव आपको आने वाले समय में दिखेगा और ये आश्वस्त देश की जनता से कहते हैं कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जो 5 जो मुख्य नोटबंदी के जो कारण गिनाए गए थे उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जो द्वारा, चलिए बहुत ही शॉर्ट में देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले उन्होंने कहा था कि ब्लैक मनी खत्म होगा, यानी जो काला धन है इस नोटबंदी 500 और 1000 के 500 और 1000 के जो नोट है इस काले धन से क्या होगा कि ये काला धन खत्म होगा। फिर उन्होंने कहा दूसरा कि जो फेक करेंसी, जो जाली नोट चल रहा है, फेक करेंसी क्या यार क्यों नहीं चल रहा है, फेक करेंसी क्या हुआ कि जाली नोट कम। फिर तीसरा उन्होंने कहा था कि जमाखोरी कम होगी, जो जमाखोर लोग अपने पास काला धन जमा करके रखे हैं 500 और 1000 के रूप में, वो जमाखोरी जो है वो कम होगी। चौथा क्या था? चौथा था कि जो माओवादी या और आतंकवादी, माओवादी प्लस आतंकवादी, इसके पास जो पैसा है, निश्चित रूप से इसके पास जो पैसा है वो 500 और 1000 यानी बड़े नोट के रूप में जमा होगा, जिससे वो माओवादी या आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे रहे होंगे। अगर वो करेंसी ही रद्द कर दिया जाए तो माओवादी और आतंकवादी की कमर टूट जाएगी, जिससे माओवाद भी कम होगा और आतंकवाद भी कम होगा। शायद ये परिणाम सफल दिख भी रहा है। और 5वां जो उन्होंने कहा था कि कैशलेस इकोनॉमी की ओर बढ़ेंगे, कैशलेस करेंसी की ओर बढ़ेंगे। कैशलेस करेंसी आप जानते हैं इंडिया का पहला जो डिजिटल ई करेंसी है जारी हो चुका है, ई रूपी। इसके बारे में आप डिटेल्स में देखेंगे, आपका आई बटन में मैं दे रहा हूं, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। इंडिया का जो पहला ऑफिशियल डिजिटल करेंसी है वो ई रूपी है। चलिए अब कैशलेस करेंसी, तो ये 5 पॉइंट पे फिगर आउट था पीएम का कि अगर हम नोटबंदी की जो घोषणा कर रहे हैं आज, वो ये घोषणा, इससे क्या होगा, ब्लैक मनी कम होगी, फेक करेंसी कम होगी, जमाखोरी कम होगी, माओवादी आतंकवाद का कमर टूटेगा और कैशलेस करेंसी यानी डिजिटल पेमेंट सिस्टम की ओर हम बढ़ेंगे। चलिए डिजिटल पेमेंट सिस्टम समझना है तो सब कुछ समझ लेना है कि नहीं। डिजिटल पेमेंट सिस्टम की ओर हम बढ़ेंगे, ये घोषणा 8 नवंबर 2016 को हुई थी। अब इसके बाद क्या होता है, चलिए देख लीजिए। इसके बाद क्या होगा कि
सर्वोच्च न्यायालय में 58 केस नोटबंदी से जुड़ा हुआ, चलिए इसको हाईलाइट कीजिए। 58 केस सर्वोच्च न्यायालय में नोटबंदी से जुड़ा हुआ दायर किया गया। अब जब नोटबंदी से जुड़ा हुआ केस दायर होने लगा तो इसमें क्या हुआ कि उस समय के जो CJI चीफ जस्टिस थे CJI, उनके समक्ष ये मामला गया और उन्होंने 16 दिसंबर 2016 को, इसको देख लीजिए, 16/12/2016 CJI का कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई और उस समय कहा गया था कि जो सरकार ने नोटबंदी का फैसला लिया यह एक साहसिक कदम है। और उसी समय CJI ने क्या किया था कि नोटबंदी से जुड़े जो मामले हैं इसको कहाँ भेज दिया, संवैधानिक पीठ में। संवैधानिक पीठ, ये सर्वोच्च न्यायालय में संवैधानिक पीठ वर्तमान में 5 जजों का संवैधानिक पीठ है और उनके पास भेज दिया गया। इसमें जो अध्यक्ष थे, देखिए जो अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति अब्दुल नज़ीर, न्यायमूर्ति नज़ीर ही लिखते हैं, ठीक है, सम्मानजनक पद है अध्यक्ष। इसके बाद जो 4 अन्य जज थे वो हो गए न्यायमूर्ति गवई, न्यायमूर्ति बोपन्ना, अभी इनका जिक्र आएगा इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ। इसके बाद न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति नागारत्ना, ये महिला, ये 5 जज संवैधानिक पीठ का गठन हुआ और उसमें जो अध्यक्ष न्यायमूर्ति अब्दुल नज़ीर, उनके अध्यक्षता में ये 5 जजों का संवैधानिक पीठ बना। और संवैधानिक पीठ के पास CJI ने पहले तो कहा कि CJI ने अपने इसमें कहा कि ये एक साहसिक फैसला, लेकिन उन्होंने संवैधानिक पीठ पर सुनवाई इस केस को रिकमेंड कर दिया, नोटबंदी के मामले को। अब आप एक बात को समझ लीजिए कि जो संवैधानिक पीठ के पास कोई अगर मामला जाता है ना, तो वो मामला क्या होता है, संविधान का अगर अतिक्रमण या उल्लंघन हुआ है तो वो मामला संवैधानिक पीठ के पास जाता है और संवैधानिक पीठ ये तय करती है कि ये जो मामला है वो गैर संवैधानिक तो नहीं। अगर गैर संवैधानिक है तो उसका निर्णय आता है कि नहीं, ये संविधान के अनुरूप नहीं है, इसलिए संविधान के अनुरूप उसमें फैसला आता है। इस मामले में क्या था कि सरकार ने सीधे सीधे कहा कि ये जो 58 केस नोटबंदी से जुड़ा हुआ है, इसमें क्या है कि सबसे पहले इसमें संविधान का उल्लंघन नहीं हुआ है, इसीलिए संवैधानिक पीठ के पास ये केस नहीं जाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 कि संवैधानिक पीठ अगर सुनवाई कर रही है तो जनता द्वारा चुनी हुई जो सरकार है, सरकार के फैसलों में हस्तक्षेप सर्वोच्च न्यायालय को नहीं करना चाहिए। कस्टोडियन है, वो हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, वो ये देखना है सर्वोच्च न्यायालय को कि कहीं इसका उल्लंघन तो नहीं। ये बात है, ये बात हुई। मामला जब सर्वोच्च न्यायालय के संवैधानिक पीठ के पास अक्टूबर और नवंबर में काफ़ी हार्श वाली स्थिति आई थी, इसीलिए कि जो पक्ष नोटबंदी के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय गए थे, उन्होंने जो अपना पक्ष रखा, उन पक्षों पर गौर करें। उन्होंने ये कहा कि नोटबंदी जो है, नोटबंदी के लिए सरकार को संसद में पहले कानून बनाना चाहिए या फिर अधिनियम लाना चाहिए, इसके बाद नोटबंदी करनी चाहिए। ये सर्वोच्च न्यायालय इसको ध्यान से सुना। अब इसमें क्या है, देखिए, अगर नोटबंदी के बारे में सरकार अधिनियम लाए या फिर संसद में चर्चा हो तो आम लोग जो ब्लैक मनी का बढ़ावा देते हैं, फेक करेंसी चलाते हैं या जमाखोरी करते हैं, उनका क्या होगा, उनको तो पहले से इन्फॉर्मेशन, या माओवादी आतंकवादी, उनको पहले से इन्फॉर्मेशन हो जाए कि ऐसा कोई कानून आ रहा है, तो क्या नोटबंदी इम्पैक्टफुल होता? सवाल बनता है, इम्पैक्टफुल होता? नहीं होता। लेकिन ये लॉजिक दिया गया पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम द्वारा कि 1978 में भी विमुद्रीकरण हुआ था। 1978 में भी नोटबंदी हुई थी। उसमें क्या था कि उसके लिए एक अधिनियम लाया गया था। 1978 में एक अधिनियम लाया गया था, उस अधिनियम के तहत नोटबंदी हुई थी। वो अधिनियम क्या था? वो अधिनियम था ऊंचे मूल्य के बैंक नोट विमुद्रीकरण अधिनियम 1978, और उसी अधिनियम के तहत 1978 में नोट विमुद्रीकरण किया गया था। ठीक है, ये लॉजिक पी चिदम्बरम ने सर्वोच्च न्यायालय के पास रखा। फिर पी चिदम्बरम ने एक बात और कही कि आरबीआई का जो एक्ट, चूंकि नोटबंदी आरबीआई एक्ट के तहत हुई है, तो आरबीआई का जो एक्ट है, आरबीआई का एक्ट है 26(2) कहता है कि उसे नोट बंद करने का अधिकार है, लेकिन
किसी सीरीज को, यानी अगर 500 का नोट बंद हो रहा है या फिर 1000 का नोट बंद हो रहा है तो उसके किसी सीरीज को बंद किया जा सकता है, न कि पूरे के पूरे नोट को। ये मैं जो बातें रख रहा हूं आपके सामने, ये जो पी चिदम्बरम पूर्व वित्त मंत्री भारत सरकार, उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में नोटबंदी के विरोध में कही। पहली बात उन्होंने कही थी कि अधिनियम के लाकर करना चाहिए या संसद में इसके बारे में कानून बनाने के बाद करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 कि आरबीआई जिस एक्ट आर्टिकल 26(2) के तहत नोटबंदी की है उसके तहत नोटबंदी हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसमें किसी सीरीज को बंद किया जा सकता है, पूरे के पूरे नोट को नहीं। ये पी चिदम्बरम का स्टेटमेंट है, ठीक है। इसके बाद उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि फेक करेंसी कंट्रोल होगी। उन्होंने कहा कि फेक करेंसी अगर कंट्रोल होगी तो 500 और 1000 के नोट जो रद्द हुए, रद्द होने के बाद फेक करेंसी क्या होगा कि फेक करेंसी 500 और 1000 के नोट बंद हुए तो जो उस समय जो टोटल करेंसी चल रही थी वो टोटल करेंसी 86.5% थी। 500 और 1000 के नोट का टोटल करेंसी में योगदान कितना था जानते हैं? 86.5%। ये बहुत बड़ी ये है संख्या है कि 86.5% उस समय के नोट बंद हो गए। कौन से नोट बंद हो गए? तो नोट जो बंद हुए वो थे 500 और 1000 के। लेकिन जो फेक करेंसी एक्सचेंज के लिए सरकार तक पहुंची, यानी कि जो नोटबंदी हुई थी उस समय क्या था कि 500 और 1000 के नोट आप बैंक के माध्यम से या फिर जो अन्य माध्यम जिसको अलाउड किए गवर्नमेंट द्वारा की गई थी वहां एक्सचेंज करा सकते थे। तो एक्सचेंज जब कराया गया तो जानते हैं मात्र 0.0027% ही फेक करेंसी आरबीआई को मिली। यानी जो नोट एक्सचेंज हुआ और वो नोट जब आरबीआई के पास पहुंची तो उन नोटों में मात्र 0.27% ही नोट ऐसे थे जो फेक करेंसी निकले। ये जो डेटा ये पी चिदम्बरम के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में रखा गया। पी चिदम्बरम ने यह भी कहा कि जो उन्होंने संवैधानिक पीठ को कहा कि नहीं, संवैधानिक पीठ को ये फैसला करने का अधिकार है क्योंकि ये संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 14 समानता का अधिकार, आर्टिकल 19 स्वतंत्रता का अधिकार और आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये तीनों ही हमारा जो फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21, ये फंडामेंटल राइट, ये तीनों का वायलेंस है। क्योंकि जब नोटबंदी किया गया तो मजदूर, कमज़ोर, गरीब, पिछड़ों को ज़्यादा नुकसान हुई, जबकि जो संपन्न वर्ग थे, जो पहुंच रखते थे, ऐसे लोगों को क्या हुआ कि नुकसान ज़्यादा नहीं, परेशानी ज़्यादा झेलनी नहीं पड़ी। तो इस आधार पे उन्होंने कहा था कि ये जो मामला है ये फंडामेंटल राइट्स जो है उसका उल्लंघन है, इसीलिए संवैधानिक पीठ को इस पर सुनवाई करनी चाहिए और संवैधानिक पीठ को इस पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये फंडामेंटल वायलेंस ऑफ फंडामेंटल राइट है। देन उन्होंने कहा कि आर्टिकल 300A 300 को, अब जानते हैं संपत्ति का अधिकार जो पहले हमारा फंडामेंटल राइट था उसको किसमें कर दिया गया, तो उसको कर दिया गया जनरल इसमें आर्टिकल 300A। 300A क्या कहता है आप जानते हैं? 300A संपत्ति का अधिकार दिया है किसको? हम भारतीय को। ये संपत्ति का अधिकार क्या है? तो क्या है कि कोई भी इंडियन अपने मेहनत से जो वो रुपया कमा रहे हैं या फिर उसके पास जो संपत्ति, मेहनत से उन्होंने जो संपत्ति करी है वो संपत्ति पर उसका अधिकार है, सरकार का नहीं। यहाँ क्या हुआ कि सरकार अचानक घोषणा करती है और 500 और 1000 के नोट बंद हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि ये आर्टिकल 300A का भी वायलेंस है। ये सारे पक्ष सर्वोच्च न्यायालय में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के द्वारा रखे गए। इसमें बहस हुई, सुनवाई के बाद अंततः फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। अब जब फैसला सुरक्षित रख लिया गया था तो यहाँ बेसिकली क्या था कि यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट गए थे उनका ये था कि इसका जो इम्पैक्ट क्या हुआ और इसका जो इम्पैक्ट हो उसका डेटा कहाँ है। सरकार ने इन सारी बातों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि ये सरकार का फैसला गोपनीय फैसला, इसका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव हुआ है और सकारात्मक प्रभाव हुआ है, नोटबंदी से संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन नहीं हुआ है, इसीलिए नोटबंदी एक साहसिक कदम था इंडियन इकोनॉमी को रिफॉर्म करने के लिए। सरकार ने जो अपनी दलीलें दी उसमें उन्होंने आर्टिकल 14, 19, 21 और 300A किसी के उल्लंघन को
नहीं स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि ये संवैधानिक प्रावधानों के अधीन है और इसमें उल्लंघन का कोई सवाल ही नहीं है। फिर सरकार ने कुछ ऐसे भी डेटा प्रस्तुत किए जिससे ये पता चला कि नहीं, सरकार ने एक साहसिक कदम के तहत ये फैसला लिया था, और जब ये फैसला लिया गया था तो जो इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कौन है, तो इसके लिए जो जिम्मेदार है वो आरबीआई। तो यहाँ ये देख लीजिए कि आरबीआई, अब इसको क्या हो गया यार, चलो ही मत तुम लोग कोई पेन, चलो क्या हो गया, आरबीआई का केंद्रीय टीम, सेंट्रल टीम, केंद्रीय टीम और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटबंदी से पहले आरबीआई की केंद्रीय टीम और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच लगातार 6 महीने तक, नोटबंदी से पहले 6 माह तक विचार विमर्श हुआ। यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, जो सरकार पे आरोप लगा कि अचानक फैसला। ये 6 महीने तक लगातार विचार विमर्श गोपनीय तरीके से लिया गया, ताकि इसकी जो सूचना है बाहर लीक ना हो जाए, जिससे कि नोटबंदी का जो इम्पैक्ट हो वो प्रभावशाली ना हो सके। इसीलिए इसके सफलता को सुनिश्चित करने के लिए आरबीआई की सेंट्रल टीम और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगातार 6 महीने तक विचार विमर्श करने के बाद नोटबंदी का फैसला लिया, जिसकी घोषणा 8 नवंबर 2016 को हुई। अब 8 नवंबर 2016 को जब नोटबंदी का फैसला लिया गया, इसमें तो सीधे था कि 500 और 1000 के नोट को उड़ा दिया गया। अब जब उड़ा दिया गया तो इसमें क्या हुआ कि निश्चित रूप से इसका इम्पैक्ट हुआ। आज जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है वो काफ़ी लोकप्रिय, ऐसे आर्थिक सुरक्षा एक खतरा बना हुआ है, लेकिन डिजिटल पेमेंट सिस्टम का बढ़ावा तो निश्चित रूप से हुआ है। जो वॉलेट है, हम लोग का वॉलेट, डिजिटल वॉलेट भारी हो रहा है और जनरल वॉलेट कम होता जा रहा है, तो ये एक इम्पैक्ट उसका दिखाई पड़ा। अब देखिए क्या है कि इसमें सीधे जो निर्णय आया, इस निर्णय में 5 जज, जैसा मैंने कहा था, न्यायमूर्ति अब्दुल नजीर, न्यायमूर्ति गवई, न्यायमूर्ति बोपन्ना और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम, ये 4 जजों ने सीधे कहा कि जो नोटबंदी का फैसला था ये साहसिक फैसला था, और सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि वो सरकार से ये जाने कि इसका क्या इम्पैक्ट हुआ और नहीं हुआ। उसका सुप्रीम कोर्ट सिर्फ ये जानना चाह रही थी कि ये जो प्रक्रिया अपनाया गया वो सही तरीके से अपनाया गया और इसका इंडियन इकोनॉमी में अच्छा यानी सकारात्मक प्रभाव देखा गया। जबकि एक जज न्यायमूर्ति नागरत्ना ने इसका विरोध करते हुए कहा कि जब सरकार को नोटबंदी जैसे कठोर कानून लाने थे तो इसके लिए अधिनियम या फिर संसद में इसका कानून बनाकर लाना चाहिए था। यही इसका अंतिम जो जजमेंट आया यही था, जजमेंट में और कुछ नहीं, जहां 4-1 से निर्णय हुआ। अब क्या है, देखिए, नोटबंदी निश्चित रूप से हम लोगों सबके लिए समस्या लेकर आई थी, लेकिन नोटबंदी का जब हम लोग प्रभाव देखने लगते हैं तो इससे एक उम्मीद जगती है कि नहीं, हमारा इकोनॉमी भी बहुत ही तेज़ी से बूम कर रहा है, स्ट्रांग हो रहा है। और रिसेंटली आप देख ही रहे हैं जो कैशलेस करेंसी की ओर हम लोग बढ़े, ई-रूपी एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है और वर्ल्ड इकोनॉमी में हम 5वां स्ट्रांगेस्ट इकोनॉमी, 5th पोजीशन में पहुँच गए हैं। अब आप सोचिए, यूरोप जैसे डेवलप्ड नेशन, मैक्सिमम डेवलप्ड नेशन को हम पीछे छोड़कर 5वां विश्व का सबसे बड़ा इकोनॉमी बन चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर। जबकि रिसेशन का प्रभाव संपूर्ण विश्व में देखा जा रहा है, फिर भी आप इंडिया में रिसेशन का प्रभाव को महसूस नहीं कर, रिसेशन दिख ही नहीं रहा है। हाँ, इन्फ्लेशन जरूर है, महंगाई जरूर है, लेकिन रिसेशन नहीं है। अब इसमें क्या हुआ कि नोटबंदी के जो बेनिफिट की बात आई तो सत्ता पक्ष और विपक्ष में चली लड़ाई, क्योंकि वो विपक्ष के द्वारा ही, ठीक वर्तमान सरकार से पहले जो मनमोहन सिंह की सरकार थी उसमें वित्त मंत्री थे पी चिदंबरम, जिन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में संवैधानिक पीठ के समक्ष नोटबंदी को गलत ठहराने के लिए अनेक सारे लॉजिक दिए। तो सत्ता पक्ष भी निश्चित रूप से अब लॉजिक देगी। अब सत्ता पक्ष का क्या कहना है कि जो नोटबंदी हुई थी, आप जानते हैं सेल कंपनी किसको कहा जाता है? सेल कंपनी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, खास करके झारखंड से इसका बहुत गहरा संबंध है। आज से नहीं, जहाँ पिछले 12-15 सालों से सेल कंपनी और झारखंड, ये सेल कंपनी क्या है, सेल कंपनी के बारे में डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आपको दिख रहा होगा, आप देख लेंगे इस एपिसोड में, इस सेशन में कंप्लीट सेल कंपनी का इन्फॉर्मेशन है। तो सेल कंपनी जो है ना और कुछ नहीं है, ये
भ्रष्टाचार का अड्डा है। यह कंपनी नहीं, यह भ्रष्टाचार और हेर फेर करने का तरीका है, मनी लॉन्ड्रिंग का तरीका है। तो सेल कंपनी जो हुआ, जब नोटबंदी हुई तो सेल कंपनी जानते हैं 2,38,000 सेल कंपनी की पहचान हुई। यानी ऐसी कंपनी जो फेक, यानी क्या है कि फेक करेंसी या फिर ब्लैक मनी या मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गलत काम कर रहे थे, जो सीधे सीधे हमारे अर्थव्यवस्था को नुकसान और भ्रष्टाचार को बढ़ावा। 2,38,000 सेल कंपनी की पहचान हुई और इसे बंद किया गया। ये बहुत बड़ी बात है। अब देखें, जब से ये नोटबंदी लागू हुई और डिजिटल करेंसी की ओर हम बढ़े और ट्रांसपेरेंसी आई, तो टैक्स कलेक्शन में भी बढ़ोतरी हुई। और वर्तमान में टैक्स कलेक्शन में नोटबंदी के बाद कुल बढ़ोतरी जो हुई है, कुल बढ़ोतरी टैक्स कलेक्शन में 18% अप। ये सरकार के पक्ष का डेटा है। जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय में पहले पी चिदम्बरम ने अपने पक्ष को रखा, लेकिन सरकार के पक्ष का ये डेटा है। इसमें क्या है, सीधे सीधे ये पता चल रहा है कि अगर नोटबंदी हुई तो नोटबंदी के बहुत ही सकारात्मक फलाफल हमें देखने को मिले। अब देखिए इसमें क्या है कि थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या है कि सरकार, देखिए सरकार के ओर से कोर्ट में जो पक्ष रख रहे थे, कौन रख रहे थे? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? अभी वेंकट रमानी नए हुए हैं, इसलिए इसको जानिए, इसलिए जानिए क्योंकि बदले। क्या बात है, नहीं चलोगे क्या? वेंकट रमानी, इन्होंने सरकार के पक्ष को, ये हमारा कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इन्होंने सरकार के पक्ष को बहुत ही सही तरीके से रखा। उन्होंने सबसे पहले कहा कि ये एक एकेडमिक मुद्दा है, इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट को समय जाया नहीं करना चाहिए। दूसरा, एक चुनी हुई सरकार द्वारा लिया गया फैसला है जिस पर सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तीसरा, कि संवैधानिक पीठ के पास जाने का सवाल है। पहले तो इस केस को संवैधानिक पीठ में ही नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसमें किसी भी तरह के संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं हुआ है। तो वेंकट रमानी ने निश्चित रूप से नोटबंदी को सर्वोच्च न्यायालय में बहुत ही सही तरीके से रखा और निर्णय आने से पहले तक ये बहुत ही हॉटकेक बन चुका था। जैसे लग रहा था कि सरकार से सीधे सीधे सर्वोच्च न्यायालय कहेगी कि आप बताओ क्यों लागू किए थे, अब क्या फ़ायदा हुआ, सारे डेटा मांगे जाएंगे, सरकार किस स्तर पे फैसला की। एक ऐसा नैरेटिव क्रिएट हो गया था। अब बड़े बड़े अर्थ विशेषज्ञ भी ऐसी बातें करने लगे, नहीं अब तो सरकार की पोल खुलेगी। जबकि वेंकट रमानी ने सर्वोच्च न्यायालय में सब कुछ स्पष्ट कर दिया कि ऐसा कोई ये आनन फानन में लिया गया डिसीजन नहीं था। 6 महीने तक लगातार आरबीआई की सेंट्रल टीम और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच विचार विमर्श के बाद अंततः ये नोटबंदी का जो फैसला हुआ, ये फैसला लाया गया था। हाँ, इसमें जो सामान्यतः कुछ डेटा वगैरह जो उपलब्ध है, उसमें एक चिंता की बात अभी भी लग रही है कि जब आप नोटबंदी हुई थी तो 500 और 1000 के जगह सरकार ने 500 और 2000 का नोट जारी कर दिया। 2000 तो और बड़ा नोट हो गया। जबकि ऊंचे मूल्य के बैंक नोट को विमुद्रीकरण करने के लिए तो नोटबंदी हुई थी कि नहीं, ऊंचे मूल्य के जो बैंक नोट है उस पर रोक लगाया जाए। अब क्या हुआ देख लीजिए, एक डेटा 500 प्लस 2000, 500 और 2000 के ही तो नोट जारी किए गए थे। 500 और 2000 के जो नोट जारी किए गए थे उसका जो मूल्य था कुल क्या था? 6,849 करोड़ मूल्य का ये नोट था। 6849 करोड़ मूल्य का ये नोट था। पाँच सौ 2000 के 6,849 करोड़ मूल्य के करेंसी छापे गए थे। कब? नोटबंदी के बाद। लेकिन जो डेटा थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करता है, थोड़ा सा नहीं डिस्ट्रैक्ट तो करता ही है, क्योंकि ये 2000 रुपये के जो नोट थे ना, ये नोट गायब हो गए। फैक्ट बात है, प्रैक्टिकल बात है। 2000 के नोट गायब हो गए हैं। ये जमाखोरी हो चुकी है। देखिए कहाँ है जमाखोरी, जमाखोरों के पास जमा हो गई है। जबकि हमारे नोटबंदी का पहला उद्देश्य, मतलब 5 उद्देश्य में से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट उद्देश्य क्या था? जमाखोर कम करना। अब मान लीजिए 2000 का नोट अगर हो गया तो 2000 का नोट में मनी लॉन्ड्रिंग भी आसान, ब्लैक मनी भी आसान, फेक करेंसी भी इसका आसान। माओवादी आतंकवादी के पास
जो क्षमता है, यानी अगर उसके पास 500 करोड़ जमा हो तो 1000 करोड़ जमा हो जाए, क्योंकि इसको रखना आसान है। 2000 करोड़ का 2000 का नोट, तो 2000 का नोट जो है ना ये ऑलरेडी मार्केट से गायब हो चुका है, बहुत ही कम दिखाई पड़ रहा है। यानी 500 और 2000 के जो 6849 करोड़ मूल्य के जो करेंसी जारी किए गए थे आफ्टर नोटबंदी, उसमें से जानते हैं 1680, देखिए क्या है यहाँ लिखते हैं, यहीं पे समझ में आएगा, 1680 करोड़ मूल्य के करेंसी, 1680 करोड़ मूल्य के जो करेंसी है ना वो प्रचलन से बाहर है, यानी दिख ही नहीं रहा है। ये क्या हो गया, देखिए ये नेगेटिव है। नोटबंदी के बाद जो 2000 का नोट जारी किया गया उसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट है, इस पर जरूर गौर करनी चाहिए सरकार को, और सरकार गौर भी कर रही हो कि ये 2000 का नोट जो गायब हुआ है या 500, 2000 का बेसिकली 2000 का ही नोट गायब हुआ है, तो जो गायब हुआ है वो गया कहाँ। तो ये एक डेटा है कि 500 और 2000 के नोटबंदी के बाद 6849 करोड़ मूल्य के करेंसी जारी किए गए, उसमें से 1680 करोड़ मूल्य के करेंसी प्रचलन से ही बाहर है, यानी वो रोटेट ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब जमाखोरी तो हुई। तो ये पूरा जो था टॉपिक ये था नोटबंदी के ऊपर, जो नोटबंदी की घोषणा हुई थी सरकार द्वारा 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री ने जो घोषणा करी थी, वो घोषणा किस आधार पे किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय में संवैधानिक पीठ में जो चुनौती दी गई थी उस पर जो निर्णय आया 4-1 से, वो निर्णय फिर 16 दिसंबर 2016 को ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इसे एक साहसिक कदम बताया था, लेकिन उन्होंने ही इस केस को संवैधानिक पीठ के पास भेज दिया था। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे इससे जुड़े हुए, सर्वोच्च न्यायालय, सरकार, नोटबंदी और RBI, ये 4 पॉइंट इसमें था जिस पर हम लोगों ने गौर किया इस क्लास में। ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। और ये सेशन अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपको अगर अच्छा नहीं लगा हो तो कमेंट करके बताएं इसको अच्छा करने के लिए क्या किया जा सकता है। फाइनली प्लीज़ सब्सक्राइब करें।